नमस्कार, मैं रोहित शर्मा समरभूमि से। बिहार की राजनीति में उथल-पुथल मचा हुआ है। कल तक सत्ता के भागीदार रहे सीपीआई के लोग भी रहे हैं और आज सत्ता से हटा दिए गए हैं। ये कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। वर्तमान परिस्थिति किस तरह चल रही है, किस तरह चलेगी, ये भी देखना है और महागठबंधन जो बनाया गया था इंडिया नाम से, उसका क्या भविष्य बचेगा, इस संदर्भ पर भी हम बात करेंगे विजय नारायण मिश्र से। ये सीपीआई के वरिष्ठ नेता हैं और इनसे हम कई मामलों में जानकारी हासिल करेंगे कि आगे क्या दिख रहा है, क्या हो सकता है। विजय जी, कल तक सरकार में थे आप, समर्थन दे रहे थे और अब सरकार से बाहर निकाल दिए गए हैं, कहे तो फेंक दिए गए हैं। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं और कितना ठेस पहुँचा है आपको इसका? पहले तो आपकी ये जो समझ है कि हम सरकार से फेंक दिए गए हैं, मैं इसके साथ नहीं हूँ। हम सरकार से फेंक दिए गए नहीं हैं, बल्कि सरकार को हम बाहर से समर्थन दे रहे थे और हम आहत महसूस कर रहे हैं अपने आप को। नीतीश कुमार पर हमको भरोसा था। नीतीश कुमार हमारे गठबंधन में महागठबंधन नीतीश कुमार के आने के पहले हम लोग यहाँ कायम कर चुके थे और ये महागठबंधन बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की जदयू की जो सत्ता थी, राज्य सरकार थी, इसके खिलाफ में भी था और पूरे देश में जब इंडिया गठबंधन बनाने की शुरुआत हुई तो उसका अंग बन करके कम्युनिस्ट पार्टी भी उसमें शामिल रही। तो आप इसको किस रूप में देख पा रहे हैं इस सत्ता परिवर्तन को? देखिए, सत्ता परिवर्तन को हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही डरी और सहमी हुई थी इंडिया गठबंधन के और वो हर हालत में चाहती थी कि हम बिहार में नीतीश कुमार को अपने पाला में कर लें ताकि बिहार से भी हमको अच्छी खासी जो संख्या में सांसद चुन करके लोकसभा में आएंगे वो हमको प्राप्त हो। बीजेपी देश से आउस्ट होने की का खतरा बीजेपी के सामने पैदा हो गया था कि अगले ये जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, इस चुनाव में किसी भी कीमत पर बीजेपी का शासन देश में नहीं रहेगा, यह जाएगा ही, यह स्थिति पैदा हो गई थी। और इसके रचनाकार थे इंडिया गठबंधन के नीतीश कुमार। इसलिए नीतीश कुमार को चारों बगल से घेरने का काम बीजेपी ने किया। उसके तमाम जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे और भी दूसरी संस्थाएं हों, इस इलेक्शन कमीशन तक को उन्होंने अपने साथ कर लिया है और लेकर के देश भर में जो विपक्ष है, विपक्षी नेताओं के घरों पर छापे पड़ रहे हैं और ये करते गए। बीजेपी का एकमात्र उद्देश्य ये जो है अभियान लोटस चलाया इन्होंने। महाराष्ट्र की सत्ता को इन्होंने बेदखल करने का प्रयास किया, वहाँ खरीद फरोख्त करके। झारखंड को इन्होंने डिस्टेबलाइज करने का प्रयास किया कि यहाँ पर भी हम अपनी सरकार को कायम किया और बिहार में भी वो इसी के लिए अपना प्रयास किया और इसमें ये सफल हो गए। बीजेपी के लोग इसमें सफल हो गए। बिहार में जो इनका लोटस ऑपरेशन है ये सफल हो गया। हम इसको इसी रूप में देख रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन के पार्ट हम पहले भी थे, इंडिया गठबंधन का पार्ट हम अभी भी हैं और भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ और लोकतंत्र बचाओ, यह इसका जो नारा हमारे देश में हमारी पार्टी के लोग चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं इसको लेकर के और महागठबंधन की का भी यही नारा है, हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे। नीतीश के महागठबंधन के हटने से या इंडिया गठबंधन के हटने से कितना नुकसान हुआ आपको? नुकसान हुआ है, हम इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं कि हमको नुकसान नहीं हुआ। हमको नुकसान हुआ है। नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ है कि हमारा जो विश्वास था, आम जनता का जो विश्वास था इसके ऊपर, उस विश्वास का खंडन हुआ। उस आम लोग महसूस कर रहे हैं कि हमारे विश्वास के साथ घात हुआ, हमको धोखा मिला, हमारे साथ ठगी हुई, जो भी कह लीजिए आप, सारी चीज़ें आम लोगों के बीच आप जाइए तो एक सेक्शन में, बड़े सेक्शन में देखिएगा, ये कहते हैं कि नीतीश बाबू ये पलट गए, फिर पलटू राम नाम रख दिया इनका।
मैं ये सब बात नहीं करना चाहता इस तरह से। राजनीति है, राजनीति भी अपना करते हैं, जो इनको अच्छा लगा किया। लेकिन इस तरह की हरकत, यह राजनीतिक विश्वास, राजनीतिक प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ जो देश भर में नीतीश कुमार ने अर्जित की थी, नीतीश कुमार को हमारी देश की जनता भावी भविष्य मान रही थी। वो मान रही थी जनता कि हमारे देश का वो लीड करने वाला, हमारे देश में सही प्रशासन देने वाला एक सच्चा और अच्छा नेता हमको मिल गया है नीतीश कुमार के रूप में। और इस रूप में आम जनता का विश्वास नीतीश कुमार को मिला था। इसके साथ घात हुआ और इसलिए हमको नुकसान तो हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि इसका नुकसान नहीं हुआ। अब ये लोकसभा के चुनाव के बाद पता चलेगा आपको कितना प्रतिशत वोट किसको मिला, कितना प्रतिशत वोट कौन पाया। तो नुकसान, नफा नुकसान का हिसाब किताब तो उस समय हुआ, लेकिन नुकसान हमको हुआ है, हम इतना कह सकते हैं। उसके बाद भी हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अभी भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी की संख्या जो पूर्व में थी, उनको बहुत बड़े पैमाने पर कम करने में कामयाब होंगे। हम यहाँ महागठबंधन के पार्ट अभी भी हैं, पहले भी थे, और इस गठबंधन को लेकर के हम चलेंगे। इसमें सीपीआई, ये तमाम जो हमारी लेफ्ट पार्टियां हैं, कांग्रेस है, राजद है, ये सब मिल करके अपना चलाएंगे और इसकी भरपाई करने का प्रयास करेंगे। मेरा कहना है कि इंडिया गठबंधन जो बनाया गया था, राहुल गांधी भी थे और भी लोग लोग थे, उसमें ममता बनर्जी पहले से छिटक रही हैं और केजरीवाल भी पीछे पीछे खसक रहे हैं। अखिलेश यादव का अलग अलग रूप है, मायावती तो खैर है ही नहीं इसमें आपको। तो महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के भी हिस्से में जो पार्ट थे नीतीश कुमार के भागने के बाद भी, ये भी तो भागने की फिराक में लगे हुए हैं। तो इसको आप क्या भविष्य देख पा रहे हैं इंडिया गठबंधन का? देखिए, मैंने आपको कहा कि झटका लगा। जितने भी नेताओं का आपने नाम लिया, चाहे वो आपका नेता जो है केजरीवाल, चाहे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, चाहे और भी जो नेता का नाम आपने लिया, ये सब छिटक नहीं रहे, ये सब साथ आ रहे थे, ये सब एक हद तक साथ आ गए थे। बंगाल में कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी का गठबंधन लगभग हो चुका था और वो प्रयास अभी भी जारी है, वो उससे दूर नहीं है। अभी भी वो गठबंधन का प्रयास चल रहा है और हम लोग उसको समझते हैं वो छिटकी नहीं है, वो होगा। यूपी में हमारे जो अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ ये कर रहे हैं। ममता, ये मायावती तो पहले ही कह चुकी है कि हम अलग से लड़ेंगे सब चीज़ पर, उनका जो भी है, लेकिन फिर भी उनको भी साथ लाने का प्रयास हो रहा था, उसमें एक हद तक सफलता भी मिली थी। सबको झटका लगा है। आप और कांग्रेस के बीच में भी तालमेल चल रहा था, ये सबसे बीजेपी घबराई हुई थी और इसलिए उन्होंने बिहार में इनके जो जो मैंने चाणक्य कहा जाए कि ये जो इंडिया गठबंधन के चाणक्य के रूप में जो डेवलप्ड किए यहाँ नीतीश कुमार को ही चारों बगल से घेरने का प्रयास किया और उसके खिलाफ में ईडी का इस्तेमाल किया, सीबीआई का इस्तेमाल किया और इनके जो सगे संबंधी थे, इनके प्रशासकीय अधिकारी जो थे, जो इनसे जुड़े हुए थे, जिनकी पहुंच नीतीश कुमार के साथ थी, उन सब के घरों में छापे पड़ने लगे और सब कुछ करने लगे। उसका भी दुष्प्रभाव हो सकता है कि नीतीश कुमार घबरा करके और छोड़ करके चले गए, पता नहीं हमारे खिलाफ में क्या क्या, क्योंकि आज तक तो इनकी ईमानदारी को एक पूंजी के रूप में देखा जा रहा था और इसके ऊपर अगर बट्टा लगाने का प्रयास क्या करेगा, उनके सामने हो सकता है कि सरेंडर कर जाए और अब लग रहा है कि सरेंडर कर गए नीतीश कुमार और इसीलिए हमारे विश्वास को धक्का लगा है और हमको इस रूप में कुछ नुकसान तो हुआ है। ये मेरा कहना है कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा किया, अभी फिर यात्रा कर रहे हैं। इन यात्राओं में सिर्फ कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई नहीं है, ना कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो उसको क्या माना जाए कि कांग्रेस अकेली ही लड़ रही है, आप लोग इंडिया गठबंधन के तहत? देखिए, इंडिया गठबंधन जब बना उसके बाद 5 राज्यों का चुनाव हुआ, उस चुनाव को भी कांग्रेस अकेली ही लड़ी, इंडिया गठबंधन के किसी पार्टनर को उसमें शामिल नहीं किया।
हम लोग तो छत्तीसगढ़ में या आपका ये हरियाणा का जो ये आंध्रा का जो पार्ट है, तेलंगाना में भी हम लोग कह रहे थे कि हम लोगों को एक भी सीट तो कम से कम समझौता दीजिए। तेलंगाना में एक सीट पर समझौता हुआ, छत्तीसगढ़ में एक भी सीट नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में हमारे साथ समझौता होता तो निश्चित रूप से हम अधिक सीट प्राप्त करते वहाँ पर, सीपीआई भी जीतती और कांग्रेस भी जीतता। नहीं हुआ ये। फिर मध्य प्रदेश का मामला है, राजस्थान का मामला है, कहीं भी कांग्रेस ने सीपीएम वामपंथ को या किसी दूसरे इंडिया गठबंधन के किसी दूसरे पार्टनर को शामिल नहीं किया। जहाँ तक उनकी यात्रा जो पहले हुई देश में, जो कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की जो यात्रा उन्होंने की, इसमें भी उन्होंने किसी को, लेकिन ये इंडिया गठबंधन के लोग उसमें शामिल हुए। हमारे डी राजा भी गए, येत्री भी गए, बहुत सारे लोग थे कांग्रेस के साथ, वो गए थे। लेकिन इस बार जो प्रोग्राम उन्होंने किया, इस बार में उनका लगता था कि कांग्रेस, ये तमाम पार्टी, ये कांग्रेस की अपनी मतलब पार्टी का प्रोग्राम था। इसमें इंडिया गठबंधन की ओर से प्रोग्राम घोषित नहीं किया गया था। उसमें कश्मीर तक इंडिया गठबंधन के दूसरे पार्ट को भी आमंत्रित किया गया तो वो गए। इसमें भी दूसरे को आमंत्रित किया गया, ये भी जा रहे हैं, जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे। आज भी वो पूर्णिया में उनका ये होगा, 30 तारीख को पूर्णिया में उनका ये होगा। ये हुआ, आज तो 29 है ना, कल 30 तारीख को पूर्णिया में है, पूर्णिया में जा रहे हैं लोग, जाएंगे। मेरा एक सवाल था कि आप क्रांति करने की बात करते हैं, क्रांति करने वाली पार्टी की आप हिस्सा हैं और मार्क्सवाद लेनिनवाद की बात करते हैं, तो मेरा कहना है कि सत्ता को चुनाव के जरिए हासिल करने के सवाल पर जो जदयू और आरजेडी या वहाँ इंडिया गठबंधन के साथ में जो शामिल हो रहा है, इस पर कितना यकीन करते हैं आप लोग? देखिए, आपने एक प्रश्न करके और एक बढ़िया प्रश्न किया है। कम्युनिस्ट पार्टी का जो जन्म हुआ, उसके बाद से ही लेकर के कम्युनिस्ट पार्टी क्रांतिकारी गतिविधियों में चली रही है। लेकिन आज़ाद देश की आज़ादी की लड़ाई में कम्युनिस्ट पार्टी ने एक बहुत बड़ा योगदान किया, और उसमें देश भर के तमाम किसान हैं, मजदूर हैं, छात्र हैं, महिला है, साहित्यकार हैं, आपके नाटककार हैं, बलराज साहनी ऐसे जो कलाकार हैं, इस सब को शामिल करके और इन्होंने विभिन्न जन संगठनों का निर्माण किया और आज़ादी के साथ जुड़ा। आज़ाद भारत में इनकी लड़ाई, आज़ादी प्राप्त करने के बाद जो लड़ाई थी, उसके साथ भी जोड़ करके आगे बढ़ने का काम उन्होंने किया। हमने प्रोग्राम जो बना उस समय, जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी का जो की स्थापना हुई, उसके बाद हमने पहला प्रोग्राम यही बनाया कि हम देश में जनवादी क्रांति करेंगे। जनवादी क्रांति में आम जनता को जुटा करके और उसको मोर्चाबंदी कर करके, और हम जनवादी अधिकार जो आम जनता के हैं, इसको दिलाने के लिए हम ये करेंगे। जनवादी क्रांति का मतलब होता है जो सामंतीशाही थी उस समय, सामंतों का जो राजपाट था, यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे देश के शहरों में पूंजीवाद का विकास किया था, और गांव में जो सामंतशाही थी, राजतंत्र था, इसके साथ उन्होंने समझौता किया था, घालमेल किया था। इस दोनों के खिलाफ में लड़ाई हमारा चले, ये हमारा जनवादी क्रांति का कार्यक्रम था। और इसलिए जब जनवादी क्रांति की बात करते हैं तो उसमें किसी एक पार्टी नहीं, एक लोग नहीं, विभिन्न दलों के लोगों को जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, हम उसमें शामिल को करने का बात कर रहे थे। इसलिए जब क्रांतिकारी गतिविधियों की बात करते हैं तो हमारी क्रांतिकारी गतिविधियां जो थी, सिर्फ सीपीआई तक केंद्रित नहीं थी, सीमित नहीं थी, बल्कि हमारी गतिविधियां अपने मंच के द्वारा आम लोगों को, जनवादी पार्टियों को संगठित करके, इसमें उतार करके और जनवादी क्रांति को संपन्न करने का, यानी जनवादी क्रांति को संपन्न करने का मतलब है कि देश के अंदर से सामंतशाही व्यवस्था को खत्म करना। हमारे स्वाधीनता आंदोलन के बाद ही
लगभग 1 महीने के कार्यकाल में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है और 12 सितंबर 1947 को हमारे बिहार से ही ये जमींदारी उन्मूलन कानून पास होता है। जमींदारी उन्मूलन कानून का सीधा मतलब है राजे रजवाड़ों के राज व्यवस्था को खत्म करना, सामंतशाही को खत्म करना। तो ये तो उसी समय खत्म हुआ जैसे ही हमारे यहाँ ये कानून बना, उसी समय से 1950 में 52 में जा कर के ये दिखाई पड़ने लगा कि क्या होगा, और ज़मीनों का बंटवारा और क्या क्या सब चीज़ का हुआ। भूमि सुधार आंदोलन चलाया कम्युनिस्ट पार्टी ने और देश भर में ये चला, बिहार में भी चला। लेकिन उसके साथ घात किया शासकों ने, लेकिन हमारा वह जनवादी क्रांति का नारा नहीं था, कार्यक्रम था जो हम चला रहे थे। इसलिए आज जब आप कह रहे हैं कि आम जनता को कैसे आप ये कीजिएगा, अब तो क्रांतिकारी पार्टी है। हमारे क्रांति का अभी भी हमारा जो कार्यक्रम है वह जनवादी कार्यक्रम है। जनवाद की स्थापना अपने समाज के अंदर में करना, यह हमारा कार्यक्रम है। हमको जनवादी अधिकार हमारा छीना जा रहा है। आज हमारे देश के केंद्रीय शासन के जरिए उसको खत्म करना हमारा एक कार्य है। आज हम अपने अधिकार को कैसे प्राप्त करें, हम अपने लोगों के बीच में छात्र, नौजवान, कमजोर जनता, इस सब को कैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी दें, उसको कैसे स्वतंत्र रहने की जो उनका अधिकार है उसको कैसे मिले। और जो महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा का सवाल है, ये स्वास्थ्य का सवाल है, इस सवाल को ही लेकर के हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसको कि छिपा रही है, जिसके ऊपर पर्दा डालने का प्रयास करती है हमारी केंद्रीय सरकार। इसके खिलाफ कहीं आपने देखिए हो गया कि बीजेपी की सरकार जो है ये महंगाई की बात करती हो, बेरोजगारी की बात करती हो, या ये भ्रष्टाचार का केवल ये करता है। ये बीजेपी के अंदर भ्रष्टाचार को नहीं देखती है। मतलब कहने का ये सेंस हुआ कि अब जनवादी क्रांति की जरूरत नहीं रहा। जनवादी क्रांति की जरूरत नहीं है, बल्कि ये हमने कहा कि जरूरत बढ़ गई है। तो किस माध्यम से? ये सत्ता मतलब चुनाव के माध्यम से है? चुनाव के माध्यम से ही। चुनाव तो हमारा एक हथियार है। हमारे देश में जब हम अपने संविधान को मानेंगे तो संविधान के तहत अगर चलेंगे तो हमारी व्यवस्था है कि हर एक 5 साल पर हमारे यहाँ चुनाव होता है। हम इसके खिलाफ नहीं हैं, हम भारतीय संविधान के पक्ष में हैं और उसको मानते हुए, उसके कदमों पर चलते, उनका अनुसरण करते हुए हम क्रांतिकारी गतिविधियों को लगातार चलाएंगे। मेरा एक अंतिम सवाल आपसे होगा कि जर्मनी में एक ऑप्शन आया था जब हिटलर को सत्ता में आने से चुनाव के जरिए ही रोका जा सकता था तमाम पार्टियों के एकजुटता के लेकर। अगर तमाम पार्टियां, कम्युनिस्ट पार्टी हो, सोशल डेमोक्रेट्स हो, या जो कोई भी समाजवादी हो, तमाम लोग मिल जाते हैं अगर और एकजुट होकर के अगर सत्ता में चुनाव लड़ते अगर वो, तो चुनाव के माध्यम से ही हिटलर को हटाया जा सकता था। यह प्रयास आपने इंडिया गठबंधन से किया, लेकिन आपको कितनी सफलता मिलेगी फासिस्ट ताकत, जो मोदी सरकार जिसे आप फासिस्ट ताकत बोलते हैं, इसको हटाने में चुनाव के माध्यम से? देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आपने जर्मनी का उदाहरण दिया। जर्मनी में फांसीवाद किस तरह से आई, इसके बारे में भी आपने बात की। जर्मनी में हिटलर चुनाव के माध्यम से आया, ऐसा नहीं जोर जबरदस्ती करके और अपने तानाशाही के माध्यम से सत्ता स्थापित कर दी, तो बात नहीं थी। वह चुनाव के माध्यम से आया और चुनाव में जैसे आज अभी देख रहे हैं, आप मोदी को देख रहे हैं, शाह को देख रहे हैं, या दूसरे लोग को देख रहे हैं, खाली जुमलेबाजी करते हैं। ये जुमलेबाजी करने में हिटलर माहिर था। हिटलर बहुत ही पॉपुलर होकर के और तब वोट हासिल करके सत्ता पर आया था, और जब सत्ता पर आया तब उसने कत्लेआम शुरू किया और तब उन्होंने सामना काम किया, और हम उसके खिलाफ में मोर्चेबंदी करने में विफल हो गए। भारत में विफल हो गए? भारत में नहीं कह रहे हैं, जर्मनी है। जर्मनी तो में भारत में लगभग विफल ही होने जा रहे हैं जी नहीं, क्योंकि मनोज झा, मैं बता दूं आपको, मनोज झा का एक स्टेटमेंट था कि 24 का चुनाव अगर बीजेपी जीत जाती है तो फिर चुनाव ही नहीं होगा, फांसीबाज नंगा दौड़ चलेगा और इसके लिए आपको जो कुछ करना पड़ेगा वो करेगी।
देखिए, ये संभावना आकलन करने का सबको अधिकार है। मनोज झा जी कहते हैं तो उनका ये आकलन है। और भी लोग हैं जो इस तरह की सोच को रखते हैं, उनका भी आकलन ऐसा ही है कि आखिरी होगा चुनाव, इसके बाद फिर कोई चुनाव बीजेपी नहीं होगा, ये सब परिवार में ये है। और हम इसी के खिलाफ में, इसी संभावना को खत्म करने के लिए अभियान चला रहे हैं। और नीतीश बाबू के सत्ता पलट जाने से, नीतीश बाबू का दूसरा पक्ष पर फिर बीजेपी के साथ चले जाने से इस अभियान को थोड़ा झटका लगा है, लेकिन अभियान रुकेगा नहीं। मेरा एक सवाल है, राम मंदिर के अंतिम सवाल था, पहले मैंने कहा था, लेकिन सवाल मैं और पूछ लेता हूँ। आपने अभी राम मंदिर का स्थापना हुआ है, राम में प्राण डाला गया है, राम जी जिंदा भी हो गए हैं, तो आप अब क्या चाहिए? राम राज तो आ गया, भगवान राम आ गए, तो अब क्या जरूरत है? मतलब सत्ता आने ना जाने जाने, भगवान ही खुद सत्ता में अब आ गए हैं तो। देखिए, पहली बात तो हम ये कहें कि राम मंदिर, राम को हमारे देश की जनता भगवान मानती है। कम्युनिस्ट पार्टी इसके खिलाफ में नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी धर्म के खिलाफ में नहीं है। सब लोग अपना अपने ढंग से जिसको मानते हैं, जिसको भगवान को आदर करे, उसकी उपासना करें, उसकी पूजा करें, सबको अधिकार है। कम्युनिस्ट पार्टी धर्म को का राजनीतिक इस्तेमाल के खिलाफ है। अगर कोई पार्टी, कोई व्यक्ति धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करने लगे तो कम्युनिस्ट पार्टी उसके खिलाफ में, धर्म के खिलाफ में कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। अब तो अगर मान लीजिए बीजेपी ये कह रही है कि राम राज आ गया हमारे यहाँ, हमने भी देखा था, न्यूज़ देखा था, वीडियो टीवी पर देखा था, 1000 साल का इन्होंने ये किया कि राम राज्य की शुरुआत यहीं से, अब राम राज आ गया, त्रेता युग आ गया, राम राज्य नहीं, त्रेता युग आ गया। त्रेता युग में ही राम राज्य की ये हुई थी। तो त्रेता युग में क्या था? त्रेता युग में राजा राजाओं का राजपाट हुआ करता था। मोदी राजा के तरह से ही अपना राज्याभिषेक करने का प्रयास किया। पिछले ही दिनों छड़ी ला करके देखिएगा तो बंदोबस्त जो कर रहे हो सबको। अगर वो चाहते हैं कि नहीं, हम पूरे देश में त्रेता युग की शुरुआत कर दें, त्रेता युग आ गया, रामराज आ गया हमारे देश में, इसका मतलब है कि त्रेता युग में लाना चाहते हैं हमारे देश को। हम इसके पक्ष में नहीं, त्रेता युग से बहुत दूर आगे बढ़। तो आपकी राजनीति पर, राजनीतिक अभियान पर ये राम मंदिर कितना प्रभाव डालेगा? हमारे राजनीतिक अभियान पर राम मंदिर कोई प्रभाव विशेष नहीं डाल सकेगा। वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई खास असर हमारे इस पर नहीं होगा, इसलिए कि हम उस जनता के बीच में काम करते हैं जो जनता धार्मिक है, धार्मिक स्वभाव है उनका, धर्म कर्म में विश्वास करती है, वो पूजा अर्चना करती है जनता, और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी जुड़ी हुई है वो जनता। तो मेरा इसमें है एक अंतिम सवाल, मैं फिर कर लेता हूँ आपसे कि 24 के चुनाव में आप क्या देख रहे हैं? 24 के चुनाव में तो अभी शुरू हुआ है खेल, अभी और भी होगा आगे, ये खेल अभी शुरू हुआ है। ये थे विजय नारायण मिश्र, इन्होंने स्पष्ट कहा कि अभी खेल शुरू हुआ है, 24 में क्या होगा कोई नहीं जानता है। और राम मंदिर का मुद्दा, इस पूरे अभियान पर भाजपा भगाओ देश बचाओ के नारे पर कोस डंडा डालेगी, और ये इंडिया गठबंधन जो चल रहा था नीतीश के जाने से, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है आगे। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।